मैं नीरज बैरागी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर। आज हम एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर फर्स्ट का मैथ्स सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दिव्या ने 3,50,000 रुपए में कार खरीदी। देखिए सीपी कितना आया, 3,50,000। ठीक है, इतने में कार खरीदी है, खरीदने के लिए सीपी यूज किया। उसके बाद उसने बेची है, कितने में बेची है, 3,50,000 में खरीद कर 4,35,000 में बेच दी। 4,35,000 में बेच दी। तो देखो उसने पूछा है कि लाभ क्या है, तो 3,50,000 की चीज को 4,35,000 में बेचा है, तो कितना लाभ हो गया देखेंगे हम। सबसे पहले रेशो बना लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, फिर मैंने काटा 5 7 35 जीरो, 5 8 40 और 5 7 35। देखो 70 की चीज को 87 में बेच दिया, यानी कि 17 का लाभ हो गया। और किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य बटे में इंटू परसेंट के लिए 100%। ठीक है, चलिए जीरो से जीरो काट दिया, ऊपर कितना बचा 170 बटे में 7। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चौक 28, कितना बचा 2 बचा, तो 2 बचा तो 7 दूनी 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 24.2%। इसका क्या हुआ, लाभ हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिलें खरीदी। देखिए 180 रुपए में कितनी पेंसिलें खरीदी है, 40 पेंसिल खरीदी है। ठीक है, तो हम देखेंगे एक पेंसिल कितने में खरीदी होगी। एक पेंसिल के लिए क्या करेंगे, 40 को 80 के बटे में लिख देंगे। 40 को 80 के बटे में लिखा तो एक पेंसिल की कीमत आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 40 से काटूंगा 40 चौक 160 बचा 20, पॉइंट लगाया 200 हो गया, 40 बन जाए 120, तो 4.5 रुपए की एक पेंसिल हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न बोल रहा है कि 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदी। तो देखो 180 रुपए में 2 दर्जन यानी कि 24 पेन, एक दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन में कितनी पेन खरीदी होगी, 24 पेन खरीदी होगी। तो एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी, एक पेन के लिए 24 को 180 के बटे में लिखेंगे, तो 180 बटे 24 इधर आके बटे में आ गया। ठीक है, तो एक पेन की कीमत कितनी आ गई, एक पेन की कीमत आ गई 180 बटे 24। चलिए इसको काटेंगे, 6 3 18 और ये जीरो ऐसा कैसे, 6 चौक 24, 4 से काटूंगा तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, 4 7 28, 4 5 20, तो एक पेन की कीमत होगी 7.5 रुपए। तो चलिए अब आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य में अंतर क्या है। तो देखिए एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 4.5 रुपए, और एक पेन की कीमत कितनी है, 7.5 रुपए। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, इन दोनों का अंतर 3 रुपए का है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और वहां 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति जाता है और उसी दूरी को वापिस से किसी दूसरी चाल से आता है, तो उसमें औसत का हम क्या करेंगे, औसत सूत्र लगाएंगे, जो होता है 2x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो चलिए 2 इंटू एक्स माना 64 और y मैंने मान लिया 16, 64 से गया 16 से आ गया, दोनों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, बटे में 80। 16 से काट लूंगा, 16 बन जाए 80, और 5 से नहीं कटेगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 64 दूनी 128 बटे में 5 आ गया। 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 3 बचा तो 5 6 30। तो ये हमारी चाल आ जाएगी 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी औसत चाल आ गई और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है हमारा, यदि 5x माइनस 2y बटे x माइनस 2y, यदि 5x माइनस 2y बटे x माइनस 2y, देखिए रेशो को आप अनुपात में बटे में भी लिख सकते हैं। रेशो को 1/2 या 1:2 एक ही बात होती है। इसी टाइप से मैंने लिखा है अनुपात को बटे में, इसका मान हो गया 9/17। तो चलिए पूछा है क्वेश्चन ने कि 9x बटे में 13y का मान ज्ञात कीजिए। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले देखेंगे, 17 5 85x हो गया, माइनस के 17 दूनी 34y हो गया, बराबर हो जाएगा 9x, और ये माइनस का 2y कितना हो जाएगा 18y, माइनस का 18y। देखिए 9x इधर आके माइनस हुआ, 85 में से 9 गया तो 76x बचा, बराबर ये 34 आके उधर प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 18 प्लस का 34 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16y। चलिए अब हम काट लेंगे, 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 नीम 36, तो ये x बटे इस y को जब बटे में जाएगा, बराबर ये 4 ऊपर था और ये 19 इधर आके बटे में हो गया। ठीक है, तो x और y का हमको मान मिल गया, तो ये मान अपन इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए
हम देखेंगे x की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं, 4 लिख सकता हूँ। तो इस x की जगह मैंने 4 लिख लिया, और y की जगह 19 लिखना है, तो इस y की जगह मैंने 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, y की जगह 19 लिख दिया। तो कितना हो गया, 9 चौक 36 हो गया, और बटे में मैंने 19 का गुणा 13 में किया, 13 19 दिया 57, हंसी लगी 5, 19 एकम 19 और 5 24। तो 36 बटे 247 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 5 घंटियां 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती है, वे 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड। ठीक है, 12 18 24, 12 18 24, 36 और 45 इन सेकंड के बाद में इन सेकंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो अब ये एक साथ कब बजेगी, तो देखो 9 बजे तो बज गई थी, 9 बजे के बाद कब बजेगी, 9 बजे के बाद कब बजेगी, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से काटूंगा, 2 छन 2 नीम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 18 बार और 45, जिसमें भाग नहीं जाता 2 का, तो हम ऐसा कैसा लिख लेंगे। चलिए आगे चलेंगे, वापिस से 2 से काटूंगा, 2 3 6, ये 9 में नहीं जाएगा, ऐसा कैसा, ये हो जाएगा 9, ये 45 वापिस हो गया। अब ये 2 कटेगा अभी, तो हाल वापिस से अपन 2 से काटेंगे, 3 बार 9 बार, 3 बार 9 बार और ये 45 बार, राइट। चलिए अब हम 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 5 15। वापिस हम 3 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 और ये हो जाएगा 5, 5 से वापिस से जाएगा और सारी संख्याएं 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इनको हम हमेशा छोटी संख्या से लेकर काटेंगे, तो इनमें कभी भी हमें मिस्टेक नहीं होगी। चलिए ये जो संख्या आई है इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पंजे 360, तो इनका मल्टीप्लाई कितना है 360। चूंकि प्रश्न में हमको दे रखा है सेकंड में, तो ये हमारे पास क्या आएंगे, ये हमारे पास सेकंड आएंगे, तो ये 360 सेकंड बराबर होते हैं 6 मिनट के। तो 9 बजे बजी थी, 9 बजे के बाद 6 मिनट और इसमें जोड़ देंगे अपन, तो 9 बजकर 6 मिनट पर बच जाएगी, मतलब 9 6 बजे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक लंब वृत्तीय, अगला प्रश्न है हमारा एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। देखिए बेलन का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, मतलब 2r, इसको व्यास बोलते हैं, इसका मान है 14, जब मैं 2 को काटूंगा तो r का मान मेरे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऊंचाई दे रखी है इसने 2 सेंटीमीटर, चलिए ये सेंटीमीटर में है और ये क्या है, ये भी सेंटीमीटर में है। आगे प्रश्न बोल रहा है इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा। तो चलिए इसमें सभी जो इसमें 2 ऑप्शन ऐसे जो 11 से घट रहे हैं, हमको पूरा सोल्व करके देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई RH। ठीक है, और बेलन के वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R स्क्वायर H, 2 पाई R कोष्टक में R प्लस H, ये सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। और इनका क्या पूछा है अपन से, योग पूछा है, तो योग कर लिया। चलिए 2 पाई RH, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए 2 पाई R में कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे H बच गया और यहाँ पे प्लस कितना बच गया, R प्लस H बच गया, ये बच गया। ठीक है, चलिए 2 पाई R की जगह अपन मान पुट कर देते तो 22 की जगह, तो पाई की जगह 22/7 और R की जगह में लिख दूंगा 7, यहाँ से मान मैंने 7 ले लिया। चलिए H का मान कितना है, 2 है, 2 ले लूंगा, फिर R 7 है और H 2 है, तो वापस 2 ले लिया। अब क्या है, 7 से 7 कटेगा, 22 दूनी कितना हो गया, 44 हो गया, और इंटू करूंगा मैं 7 और 2 9 और 2 11, तो 11 का गुणा 44 में करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 40% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। यदि वह 28,500 रुपए भोजन और वृद्धाश्रम पर खर्च करता है तो ए का वेतन कितना है। देखिए 50% इसने भोजन और वृद्धाश्रम का दिया है और ये कहा है कि 28,500 खर्च करता है, यानी 28,500 50% की वैल्यू 100% क्या होगा, 28,500 का 2 गुना यानी 57,000। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 45% तो उसने भोजन पर खर्च किया और प्लस का 5% वृद्धाश्रम पर खर्च किया। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितना खर्च कर दिया उसने, 50% टोटल खर्च कर दिया। और इन दोनों पर मिलकर कितनी राशि दी है उसने, 28,700 रुपए, सॉरी 500 रुपए, 28,500 रुपए उसने ओवरऑल इन दोनों पर मिलकर खर्च किया है। ठीक है, तो पूछा है कि उसका वेतन कितना है, तो वेतन कितना होता है 100%, यानी 50 को 100 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 दूनी 56 और 1 57, मतलब 57,000 रुपए उसका वेतन हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 2400 है। चलिए अंकित मूल्य है 2400, ठीक है, और छूट इसी पे दी होगी, तो 40% की छूट दी यानी कि 60 पे बेच दिया, 60 पर बेच दिया और बेचा हुआ तो कहीं ना कहीं लाभ या हानि हुई होगी। तो प्रश्न कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है और यही हमसे पूछा है, तो मैंने मान लिया क्रय मूल्य x है और इस पे 20% का लाभ हो यानी 120 के बराबर बिका होगा। चलिए ये 100 से 100 कट गया और ये 60 से काटूंगा 120 को 2 बार और 2 से काटूंगा 2400 को 1200 बार, तो x का मान हो गया हमारे पास 1200 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक शहर में बालुओं की संख्या हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में बालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? तो 2 साल पहले बालुओं की जनसंख्या मैंने मान ली 20 थी। अब जैसे 2 साल तक बढ़ेगी, मतलब 3% यानी 103 हो जाएगी 100 से, फिर दूसरे साल फिर 103 हो जाएगी किससे? 100 से, और 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 2 साल बाद अब वर्तमान में जनसंख्या कितनी दे रखी है? 21,218। चलिए 103 हम 103 से ही काट सकते हैं क्योंकि हमको 3 का भी पहाड़ा आता है और 100 का भी आता है, तो हम 103 से काटेंगे डायरेक्टली इसको। 103 दूनी 206, कितना बच गया? 6 बच गया। अब भाग नहीं जाएगा 61 में तो 0 लगाया, 103 छन 618। चलिए वापिस इस 103 से 206 को काटेंगे, 2 बार में चला जाएगा और ये बटे में 10,000 हो जाएगा, तो ऊपर जो बी है ये यही रहेगा और ये बाकी का 10,000 जो बटे में उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10,000 का 2 में गुणा हुआ तो कितना हो गया? 20,000। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी बालुओं की? 20,000 थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास के लिए हमको पहले बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले शंकु का देख लेते हैं हम कि शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मान दे रखा है 9, तो 9 × 9 लिख दूंगा मैं, और ऊंचाई दे रखी है आर स्क्वायर एच, तो ऊंचाई हो गई 15। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। तो इस आयतन के बराबर ही कुछ आयतन बना हुआ, चाहे पिघला लो, लेकिन आयतन तो उतना ही बनेगा क्योंकि वही वापिस उसी चीज का कुछ और बना रहे हैं। तो क्या बनाया यहाँ पे? बेलन बनाया गया है, तो बेलन का आयतन रखेंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ये दोनों आयतन बराबर होंगे, तो दोनों आयतन बराबर करके मैं मान रखूंगा ये पाई और आर स्क्वायर, यानी बेलन का तो हमसे व्यास पूछा है और हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और बेलन की जो ऊंचाई वो दे रखी है हमको 45 सेंटीमीटर। चलिए हम सोल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से जाएगा 3 बार और ये 9 से जाएगा 45 5 बार, ठीक है, 5 से इसको 3 बार काट सकते हैं, तो कितना आ गया? ये 3 × 3 बचा, उधर कितना बच गया? आर स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटूंगा तो आर का मान कितना आ जाएगा? √3 × √3 यानी कि 3 मान आ जाएगा आर का। आर का मान 3 हमें चाहिए व्यास, तो व्यास के लिए 2 × r करना पड़ेगा, तो इधर भी 3 × 2 कर देंगे हम, ठीक है। देखिए हमारे पास r का मान कितना आया है? r का मान हमारे पास 3 आया है, क्योंकि हमको चाहिए व्यास, तो व्यास के लिए 2r का मान चाहिए, तो इसको 2r बनाने के लिए इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा व्यास? 2r बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति की आधी गति से चले तो उसे उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा? देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी दे रखी है 240 किलोमीटर की और 5 घंटे में यह तय कर रहा है, तो हम देखेंगे किस चाल से जा रहा है, पहले तो ये ज्ञात करेंगे, तो काटेंगे इसको, 5 चौक 20 और 5 8 40 यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया हमारे पास? चाल आ गई। अब हम इसकी आधी चाल से चलेंगे, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे, 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे, तो यही दूरी यानी 240 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। तो जब हम इसको 24 को 240 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 10, यानी टी का मान कितना आएगा? 10। तो 10 घंटे हमारा आंसर नहीं होगा, यह हमारा आंसर नहीं होगा। प्रश्न में पूछा है कि कितना समय ज्यादा लगेगा, तो पहले हम देखते हैं कि पहले हमें कितना टाइम लग रहा था यहाँ पे 5 घंटे लग रहे थे, जिसकी अब कितना लग रहा है? पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब 10 घंटे लग रहे हैं, यानी कितना अधिक समय लग रहा है? तो 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 5 घंटे अधिक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
एक डीलर 72,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% की छूट देता है। देखिए 72,000 की कोई चीज है, 72,000 की कोई चीज है जिसपे 20% की छूट मिली, यानी 80% के बराबर इसको बेच दिया है, ठीक है, और उसे 10% की हानि हुई। मतलब ये जो बेची हुई चीज है, ये जो कीमत आई है, देखिए क्या कीमत आ गई है, 8 से 8 दूनी 16, हंसी लगी, एक 8 से 56 और एक 57, 57,600 में जो बेचा है, तो इस पर 10% की हानि हुई है, मतलब ये 90 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 90 की। अगर ये 90 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, हम देखते हैं 100 की वैल्यू, मतलब वो चीज कितने की थी, तो 0 से 0 कट गया, 9 से काटूंगा, 9 छंग 54 और 9 चौक 36 और ये 0 ऐसा कैसे, यानी वो वस्तु 64,000 की थी। उस वस्तु का सीपी कितना निकाल लिया हमने, 64,000। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है कि अगर वस्तु पर 440 रुपए का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि अगर 64,000 की वस्तु उस पर 440 का लाभ प्राप्त करेंगे तो कितने में बेचेंगे, 64,440 में बेचेंगे। इतने में हमको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। चलिए तो अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी पड़ेगी, तो हम देखते हैं अंकित मूल्य हमारा 72,000 था और हम छूट को 100 में से माइनस करके लिखते हैं। तो अंकित मूल्य में मैं मान लेता हूँ कि x की छूट देनी पड़ेगी, तो 100 माइनस एक्स कर लिया और बटे में 100 लगा दिया। और कितने में बेचेंगे हम, 64,400 में, तभी हमको 440 का फायदा होगा। तो 64,440 लगा दिया मैंने, सॉरी 64,400 लगा दिया, 64,440 होगा ये, तो यहाँ पे 64,440 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी 64,440। अब मैं काटूंगा इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से काट सकते हैं इसको, 8 और 5, ठीक है, 8 तो 5 8 नहीं 72 हो जाएगा ये, और इसको 8 से काटेंगे तो 8 उल्टी 64, भाग में जाने का 0, 8 5 40 और 8 5 40। चलिए 9 से क्या संख्या कटेगी, बिल्कुल कटेगी, 9 एकम 9, ये 0, 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 बचा, सॉरी 8 बचा, तो ये कितना हो गया, 85 हो गया, तो 9 9 में 81 हो गया, 4 बचा, 9 5 45 हो गया। ये 10 बटे में चला जाएगा उधर, तो इधर कितना बचेगा, 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 89, और बटे में 10 का इधर 5 पॉइंट लग जाएगा। तो जब ये x उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 89.5 इधर आके 100 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 10.5, और ये हमारा परसेंट में आंसर हो जाएगा, क्योंकि x हमने क्या माना था, छूट मानी थी, तो हमारा 10% 10.5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है। देखिए 5 महिलाएं हैं जो एक काम को 8 दिन में कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। देखिए 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन लेते हैं, मतलब अगर 8 बच्चों से काम करवाएं या 5 महिलाओं से काम कराएं, काम बराबर होगा, हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ से ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से जाएगा 2 बार, तो कितना बचेगा, यहाँ पे m बचेगा, और बराबर में ये b बटे में आ जाएगा इधर, और बराबर में यहाँ ऊपर 2 है, नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लिख देंगे। चलिए ये महिला से बच्चे का रेशो आ गया। अब हम इन दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन उठा के आगे जो पूछा है वो पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, 5m इंटू 8 ले लेंगे यहाँ पे, 5m इंटू 8, और बराबर में जो प्रश्न ने पूछा है वो हम लिख देंगे। तो बराबर में प्रश्न ने पूछा है 2 महिला और, यानी प्लस होगा, 2 महिला और के लिए प्लस, और 4 बच्चे इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो हमें नहीं पता, इसलिए हम ये ज्ञात करेंगे। चलिए m की जगह 2 रखूंगा, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, और 8 की जगह 8 ऐसा कैसे रहेगा। चलिए बराबर 2 इंटू m कितना है, 2 है, प्लस 4 इंटू b कितना है, 1 है। चलिए इंटू क्वेश्चन टैग, यहाँ पे सोल्व करेंगे पहले हम, 2 दूनी 4, और ये 4 कितना हो गया 8, इंटू क्वेश्चन टैग बराबर ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और इस 8 को ऐसे कैसे रखेंगे, क्योंकि ये 8 से 8 कट जाएगा, तो क्वेश्चन टैग यानी कितना मान आ गया, यही काम ये दोनों मिलकर 10 दिन में कर लेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मैच का क्रय मूल्य क्या है। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 18% का लाभ यानी 118 के बराबर में बेचा है उसने, और क्वेश्चन कह रहा है कितने में बेचा है, 2832 रुपए में बेचा है। चलिए हम सबसे पहले इसको काटेंगे, 118 से काट लेते हैं, 118 से काटेंगे तो देखो कितना आएगा, 118 दूनी 236 हो जाएगा, 118 का 18, 118 दूनी 236, तो 83 में से 36 गया तो कितना बच गया, ये हो गया 7 और ये हो गया 5, मतलब 57 और पीछे 2 लग जाएगा, तो 18 चौक, सॉरी ये हो जाएगा 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है, और ये 18 118 दूनी 200, ये सॉरी 36 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ 4 बचेगा,
ठीक है, तो 18 से काटेंगे, 18 चौक 472 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू हमारे पास 24 रुपए आ गई। उसने पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है 100%, तो एक में 100 का गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 100 का गुणा कर देंगे हम, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो कि हमारा क्रय मूल्य है 2400 रुपए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, ए एक पेंटिंग 12 दिनों में कर सकता है। चलिए ए जो है वो एक पेंटिंग को पेंट करने में कितना दिन का समय लेता है, 12 दिन का समय लेता है। बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, तो बी जो है वो उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, ठीक है। और सी उसको 10 दिनों में कर सकता है, तो जो सी है वो 10 दिनों में इसको पेंट कर सकता है। तो हम देखेंगे टोटल काम है कितना, एफिशिएंसी लेंगे इनकी, सॉरी सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क है, टोटल 120 वर्क है, क्योंकि एलसीएम दिया तो ये आ गया। इससे हमें इनकी एफिशिएंसी का पता चलेगा। तो 12 से 120 गया 10 बार, 8 से 120 जाएगा 8 एकम 8, 8 5 40, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12, क्योंकि 10 दही 120 हो गया। तो चलो हमको इन तीनों की एफिशिएंसी मिल गई है। अब प्रश्न आगे कह रहा है कि दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ए द्वारा पेंटिंग को पेंट किया जा सकता है यदि बी और सी एक साथ एकांतर दिनों में उसका साथ देते हैं और ए पहले दिन अकेले पेंटिंग करना शुरू करता है। तो देखिए ए के साथ बी पहले दिन करेगा और ए के साथ बी सी दूसरे दिन करेगा। तो 2 दिनों में टोटल काम कितना होगा, देखो पहले दिन तो 10 + 15 हो जाएगा, यानी कि पहले दिन कितना काम हो जाएगा, 10 और 15 25 काम पहले दिन होगा, और प्लस दूसरे दिन कितना काम होगा, ए के साथ ये करेगा तो 22 काम दूसरे दिन होगा। यानी टोटल 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है हम देखेंगे। 2 दिन में 47 काम हो रहा है, 2 दिन में 47 काम हो चुका है। और हमको काम कितना करना है, 120 करना है। चलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दिन आ जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 94। तो 4 दिन में कितना काम हो गया है, 94 काम हो गया है। अगले दिन वापस कौन करेगा, ए काम शुरू करेगा, तो फिर ए अगले दिन +1 करूंगा मैं, और ए के साथ में बी वापस काम करेगा, तो कितना काम होगा, 25 काम और होगा, ठीक है। तो 5 दिन हो जाएंगे यहाँ पे, और ये 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 119। तो क्वेश्चन में हमसे अनुमानित दिनों की संख्या पूछी है, तो अनुमानित दिनों की संख्या में हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, जो कि हमारा ऑप्शन 5 के आसपास एक ही है, और ऑप्शन बी है 5.4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 80,000 रुपए की राशि 1,17,128 हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपसे इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब भी प्रश्न में मूलधन दे दे और मिश्रधन भी दे दे और बोले कितना समय लगेगा, तो हम बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे, छोटी संख्या को नीचे रखेंगे। 117 और 128 बटे में ये हो जाएगा 80,000। चलिए 80,000 हो गया। हम इसको काट के ऐसी एक संख्या बनाएंगे कि ये या तो स्क्वायर हो जाए या क्यूब हो जाए। तो हम जानते हैं कि अगर इस 8 को 1 बना दें तो 4 0 यानी 10 की घात 4 हो जाएगा। क्या ये संख्या 8 से कट रही है, क्या ये संख्या 8 से कट रही है, तो हम इसको पूरी को 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, और ये 4 0 ऐसे कैसी, इसको 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, ये 3 बचा, 8 चौक 32, 5 हो गया, 8 छक 48, 3 बचा, 8 चौक 32 और 8 एकम 8, तो 14,641 जो है वो 11 की घात 4 होता है, और 10 की घात 4 10,000 होता है। तो ये ऐसा है 11 बटे 10 की घात 4। तो ये जो घात है यही हमारा क्या होता है, समय होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 4 साल, ठीक है। इसमें कंडीशन अर्धवार्षिक वाली नहीं दे रखी है, तो वार्षिक के हिसाब से 4 साल ही हमारा आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो देखिए चतुर्थानुपाती में ऐसे क्या अनुपात, समानुपात, फिर अनुपात, और चतुर्थानुपाती के लिए हम x का यूज कर लेंगे। तो चतुर्थानुपाती में देखेंगे हम कि बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर से अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाहर से बाहर √6 × x, तो x √6 × x कर देंगे, बराबर ये √8 है, तो इसको अपन √2 × √4 लिख सकते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, इंटू इस √21 को √7 × √3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इस √6 को भी हम √2 × √3 लिख सकते हैं। तो देखिए √2 √3, √2 से √3 ये कैंसिल आउट हो गया, ये √4 से 2 बार निकल जाएगा, √4 से 2 बार निकल गया, और √7 ऐसा कैसे रहेगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 2 √7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए 40 और 50 इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये अगर अभाज्य संख्या होती भी तो हम इनको नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसके बीच की संख्या का हमसे पूछा है, ठीक है।
तो चलिए 41 क्या एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। 42 नहीं है। ये 43 अभाज्य संख्या है। 45 नहीं है क्योंकि इसमें 5 का और 9 का दोनों का भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है। फिर 47 एक अभाज्य संख्या है। 49 ले सकते हैं? 49 नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें 7 का भी भाग जाता है, 49 का भी भाग जाता है, 1 का भी भाग जाता है। चलिए, तो ये हमारे पास 3 संख्या ही है जो कि 40 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि संख्याएं पूछी है कि कितनी संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं होगी जो कि अभाज्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने पर 4 अलग अलग रास्तों के लिए साइकिल चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है? तो देखिए औसत गति क्या होता है? औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। हमारे पास समय तो है नहीं, लेकिन हम देखेंगे हमारे पास कुल दूरी कितनी है। देखो दूरी दे रखी है 20, 15, 10 और 24, यानी कितना हो गया? 20 और 10 30, 40, 50, 60, 69, ये टोटल दूरी हो गई। अब हम समय निकाल लेते हैं। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल हमारे पास है 5 और दूरी हमारे पास 20। तो पहली वाली कंडीशन देखेंगे 20 किलोमीटर 5 के हिसाब से गया तो 4 घंटे लगे। दूसरी कंडीशन है 15 किलोमीटर की दूरी 3 के हिसाब से चलेगा तो कितने? 5 घंटे लगेंगे। और तीसरी वाली कंडीशन है 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो उसको 5 घंटे लगेंगे। और चौथी वाली दूरी है 24 किलोमीटर जो कि 4 के हिसाब से चलेगा तो उसको 6 घंटे लगेंगे। तो देखो टोटल समय कितना लग रहा है? 6 और 4 10 और 10 20, तो कुल समय हम लिख देंगे बटे में 20। अब 2 से काटेंगे, 2 20 से काट लेते हैं डायरेक्ट। 20 दिया 60, पॉइंट लगाएंगे 90 बन जाएगा। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो ये हमारे पास औसत गति हो जाएगी 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपए है और उसका व्यय 75,000 रुपए है। देखिए आय जो दे रखी है, आय कितनी दे रखी है? 95,000 रुपए। और व्यय यानी खर्च, व्यय कितना दे रखा है? 75,000 रुपए। तो जब कमाता 95,000 है और खर्चा 75,000 का करता है, यानी बचत कितनी करता होगा वो? बचत करता होगा वो 20,000 रुपए की। जब दोनों को जोड़ूंगा तो वापिस से उसकी आय आ जाएगी, यही हमारा सूत्र कहता है। तो चलिए अब प्रश्न आगे बोलते हैं कि आय में 18% की वृद्धि हो गई, यानी कि 95,000 में 18% की वृद्धि हुई तो 18% होता कितना, वो निकालेंगे। 18 पंजे 90 हो जाएगा, 18 नहीं 162 और 9 172, यानी 17,100 की आय में वृद्धि हो गई है। तो 17,100 की वृद्धि हो गई तो जोड़ दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0 0 1, 7 और 5 12, हासिल लगी 1 और ये हो जाएगा 11, यानी कि नए आय कितनी हो गई उसकी? 1,12,100। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है कि और व्यय में 12% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो 75,000 है इसमें 12% की वृद्धि करेंगे तो 75,000 का 12% निकालेंगे। पहले कितना होता है? तो 75,000 का 12% निकाला मैंने, 12 पंजे 60, 12 7 84 और 6 90, यानी 9,000 की वृद्धि किसमें होगी? व्यय में हो जाएगी। जब खर्चा बढ़ेगा, आय बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ ही जाएगा। तो 9,000 की वृद्धि इस व्यय में हो गई, तो जोड़ूंगा तो नया खर्चा कितना आ जाएगा उसका? 84,000 रुपए। चलिए तो बचत में क्या कंडीशन रहेगी हम देखेंगे। 1,12,100 रुपए कमाता है जिसमें से 84,000 खर्च कर देता है, तो 16,000 और 12,000 28,100 रुपए बचत करेगा वो। 28,100 की बचत करेगा। देखिए 1,12,000 में से इतना खर्चा कर दिया तो बाकी बचा वो बचत हो गई। अब प्रश्न कह रहा है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो हम देखेंगे 20,000 रुपए की पहले बचत करता था, लेकिन आज कितनी बचत कर रहा है वो? आज जो है वो 28,100 की बचत कर रहा है, यानी 8,100 रुपए आज भी वो बचा रहा है। तो 8,100 रुपए की बचत में वृद्धि हो गई, जो कि पहले जो बचत थी उससे वृद्धि हुई है, तो बटे में वही लिखेंगे। और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इस 2 से 81 को काटूंगा, 2 चौक 8, भाग में जाने का 0, 2 5 10, तो 40.5% की वृद्धि हो जाएगी किसमें? उसकी बचत में। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। खत्म हो गया हमारे आज की शिफ्ट के 20 प्रश्न। चलिए आगे हम करेंगे 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 2 और भी सारी शिफ्टों का एनालाइज हम बहुत जल्द करेंगे। एसएससी जीडी 20 फरवरी से एग्जाम शुरू है, तो हम इससे पहले 76 जो शिफ्टें हैं उसका सभी का मैथ्स का एनालाइज करेंगे।